आज हमें जो टॉपिक देखना है उसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो टॉपिक है इसका यूज क्या है कि जो भी हमारे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, डेप्टर्स कौन से होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, मतलब हमारे जो कस्टमर है, और क्रेडिटर जिनसे हम माल परचेस करते हैं। तो हमारे जो भी डेप्टर्स होते हैं या जो भी क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं या जिनको माल बेचते हैं, अगर वो एक निश्चित टाइम तक पैसे नहीं दे पाते तो उन पे हम इंटरेस्ट अप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे मान के चलो मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर मतलब डेप्टर को माल बेचा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। कस्टमर को मैंने माल बेचा और उसको मैंने टाइम दिया 30 दिन का। अगर वो 30 दिन के अंदर पैसे नहीं देगा तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू हो जाएगा, है ना। मतलब जितना भी उसने सामान लिया है, जैसे 10,000 का सामान मैंने उससे बेचा है तो 10,000 विथ इंटरेस्ट उससे मुझे पे करना पड़ेगा आफ्टर 30 डेज। अगर वो 30 दिन के पीरियड के अंदर मुझे पैसे दे देता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब हम बिल मेंटेन करते हैं किसी व्यक्ति का, कि किसी कस्टमर को हमने सामान बेचा 1/4 को, किसी को बेचा 1/5 को, या एक ही कस्टमर को हमने 1/4 को सामान बेचा, 1/5 को सामान बेचा, 1/6 को सामान बेचा, अलग अलग डेट्स पे। तो अलग अलग डेट की अपनी जो नंबर ऑफ डेज है वो अलग अलग काउंट होंगे, अलग अलग बिल डेट के आधार पर होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो है इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम डेप्टर्स और क्रेडिटर पर इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डेप्टर हो हमारा, चाहे वो क्रेडिटर हो, हम दोनों पर ही क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को अप्लाई करके उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स हैं जो इस तरह की है। तो 4 मेथड्स होती है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। पहली जो मेथड होती है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। 4 तरह से इंटरेस्ट लगा सकते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है ड्यू डेट इनवॉइस और रेफरेंस, अगला होता है डेट ऑफ एप्लीकेबल और स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री। 4 प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो अपने टैली के अंदर। तो इसे हम बाद में देखेंगे कि 4 तरीके कैसे क्या होते हैं। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है डेफिनेशन में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 वाउचर दिए गए हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट के द्वारा हम डिस्काउंट दे सकते हैं, क्रेडिटर क्रेडिटर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। जबकि डेबिट नोट के द्वारा हम डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं, डेप्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और परचेस रिटर्न कर सकते हैं। तो ये काम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू किए जाते हैं। हमें अभी जिन चीजों पे ध्यान देना है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर हमें इंटरेस्ट लगाते समय क्रेडिटर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या उठाएंगे, क्रेडिट नोट। और अगर हमें डेप्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या उठाएंगे, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है कंट्रोल F8, डेबिट नोट का शॉर्टकट है कंट्रोल F9। अब हमें जो अगली चीज पे ध्यान देना है वो है मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन जो होती है वो कितनी होती है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन विंडो हमें मिलेगी उसमें किस किस तरह के ऑप्शंस होंगे जो हमें सेट करने पड़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन विंडो जो हमें दिखाई देगी, है ना। उस विंडो में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे सेट करने के लिए, पहले उसको समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम काम आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो हमसे कंप्यूटर क्या पूछेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन विंडो में जब भी हम जाएंगे उसको लगाने के लिए, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा भाई इंटरेस्ट। तो पहली चीज पूछेगा रेट, भाई किस दर से आप उस पर इंटरेस्ट लगाना चाहते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया अभी, तो मैं 10% की दर से उस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगा कितने प्रतिशत की दर से आपको ब्याज लगाना है, ठीक है। दूसरा पूछेगा पर मतलब होता है पीरियड, कितने पीरियड के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 तरह के पीरियड्स होते हैं। पहला होता है 30 डे का पीरियड्स, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा पीरियड जो होता है वो होता है 365 डेज का पीरियड। तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास कैलेंडर मंथ, और लास्ट होता है कैलेंडर ईयर। अब इन चारों में अंतर क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर हम आगे काम करेंगे। कैलेंडर
ईयर। तो ये 4 तरह के हमें पीरियड्स मिलते हैं लगाने के लिए, ठीक है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ, 365 डेज और 30 डेज। तो यहाँ पर अब देखते हैं 30 डेज का मतलब क्या है। अगर मैं ये जो ब्याज है ये 30 दिन पे लगाना चाहता हूँ कि 30 दिन का ब्याज कितना है, 10%। 30 दिन मतलब 1 महीना मान लो। बट अगर आपको साल का ब्याज लगाना है 365 दिन का, तो आप 365 मतलब ये जो 10% ब्याज है ये 1 साल का ब्याज है। 365 डेज मतलब 1 साल का ब्याज है ना। तो आपको मंथली ब्याज कैलकुलेट करना है या ईयरली ब्याज कैलकुलेट करना है, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये जो 10% है ये ईयरली है या फिर मंथली है। अब यहाँ पर अगर ये मंथ है और ये वाला ईयर है, तो ये दोनों क्या है फिर, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर आप हर मंथ को 30 दिन का मानना चाहते हो, जैसे कुछ मंथ होते हैं 31 के, कुछ होते हैं 30 के, कुछ होते हैं 28 के, बट आप हर मंथ को 30 दिन मानना चाहते हो कि हर मंथ में 30 दिन होते हैं। जैसे हम आइडिया प्रीपेड अपना रिचार्ज करते हैं तो उसमें 28 दिन का हर महीना होता है, ठीक है। तो सबके अपने महीने के डेज अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है कि अगर आप 30 दिन का एक महीना मानना चाहते हो, तो चाहे वो 31 का महीना हो, चाहे वो 28 का महीना हो, चाहे वो 30 का महीना, वो हमेशा 30 लेगा। उसी तरह से 365 दिन। तो इसी तरह से ईयर भी 2 तरह के होते हैं, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। ऐसे वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे कहते हैं लीप ईयर, और ऐसे वर्ष जिनमें 365 दिन होते हैं उसे कहते हैं नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर जो होते हैं तो उसमें 366 दिन होते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो कि अगर वो ईयर लीप ईयर है तो भी आप उसे 365 दिन का मानना चाहते हो, तो आप क्या उठा लो, 365, मतलब हर साल को वो 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। बट अगर मैं कैलेंडर मंथ उठाऊं तो कैलेंडर मंथ में क्या होगा, जो महीना 31 का है उसको 31 का मानेगा, जो 30 का है उसे 30 का मानेगा, और जो 28 का है उसे 28 का मानेगा, और उसके हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करेगा। पर अगर मैं कैलेंडर ईयर लेता हूं तो जो लीप ईयर है उसे लीप ईयर मानेगा, और जो नॉट लीप ईयर है उसे नॉट लीप ईयर मानेगा। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब आगे काम करते हैं। तो पहले दूसरी चीज पूछता है पीरियड, किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगली चीज वो पूछेगा ऑन। ऑन मतलब किस पर लगाना है आपको, इंटरेस्ट किस पे लगाना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछता है इंटरेस्ट लगाने के लिए। तो जो पहला ऑप्शन है वो होता है ऑल बैलेंस। अब ये ऑल बैलेंस क्या होता है मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल बैलेंस। दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारे पास उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ओनली, और जो अगला होता है उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस ओनली। 3 तरीके दिए गए हैं, है ना। देखो अगर आप क्रेडिटर पे इंटरेस्ट लगा रहे हो तो आप क्या उठाओगे, क्रेडिट बैलेंस ओनली, है ना। अगर आप जिससे सप्लायर पे अगर लगाओगे तो आप क्रेडिट बैलेंस उठाओगे, क्योंकि आपको क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पर अगर आप डेप्टर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या उठाओगे, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो जिनसे माल परचेस करते हैं, डेप्टर वो जिन्हें माल बेचते हैं, कस्टमर। तो कस्टमर का अगर आप कस्टमर के लिए लगाना चाहते हो तो आप डेबिट बैलेंस उठाओ, और अगर आप सप्लायर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्रेडिट बैलेंस उठाओ। अब बात आती है ऑल बैलेंस क्या। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम माल खरीदते भी हैं और उनको माल बेचते भी है, मतलब वो क्रेडिटर भी है और डेप्टर भी है एक ही समय पे, दोनों चीजें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हम माल खरीदते भी और बेचते भी है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं और हमें दोनों साइड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या उठाते हैं, ऑल बैलेंस। मतलब ऐसा कस्टमर जिनसे हम माल खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो उसके लिए हम उठाएंगे ऑल बैलेंस। और पर्टिकुलर हम केवल उससे माल परचेस करते हैं, उसको माल बेचते नहीं है, केवल परचेस करते हैं, तो केवल क्रेडिट बैलेंस। और ऐसा कस्टमर जिसको केवल हम माल बेचते हैं, उससे कुछ खरीदते नहीं, तो उसके लिए क्या उठाएंगे, डेबिट बैलेंस। तो तीसरी इंफॉर्मेशन आपसे ये मांगेगा। चौथी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा कैलकुलेशन मेथड। आप किस तरह की इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो
इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड्स होती हैं, ऊपर अभी मैंने किया था उसको, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहली मेथड होती है हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरी होती है ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस, डेट ऑफ एप्लीकेबल और स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री। तो ये 4 तरीके होते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसे समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लगाओगे इन चारों में से आपको चुनना ही पड़ेगा कि आप किस तरह का इंटरेस्ट लगाना चाहते हो। तो पहले तो आप टाइमलाइन समझें तो टाइमलाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डेट लेता हूँ, जैसे मैं सेल का एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किसी को माल सेल कर रहा हूँ, सेल किस डेट पे कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए, 1/4 को, ईयर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। सेल मैंने किया, परचेस भी कर सकते थे, मैं सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो हो गई सेल वाली डेट, ये हमारी ट्रांजेक्शन डेट है, इस डेट पे हमने ट्रांजेक्शन किया। एक और डेट होती है हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो, डेट ऑफ सेल। तो ये हमारी सेल की डेट है। दूसरी जो हमारी डेट होती है वो होती है, दूसरी जो डेट होती है उसे कहते हैं इफेक्टिव डेट। अभी ये इफेक्टिव डेट क्या होता है, कैसे ऑन करते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा बाद में। तो इफेक्टिव डेट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक और तरह की डेट होती है जिसे कहते हैं क्रेडिट पीरियड डेट, क्रेडिट पीरियड। एक और डेट होती है हमारे पास जिसे कहते हैं पास्ट ड्यू डेट, पास्ट ड्यू डेट। और लास्ट में हमारे पास एक डेट होती है जिसको हम कहते हैं पेमेंट या रिसिप्ट, जब हम पैसे करते हैं। तो अगर हमने उसको माल बेचा है तो हम रिसीव करेंगे, तो एक वो वाली डेट जिस डेट पे व्यक्ति पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर ये 3-4 तरह की डेट्स होती हैं हमारे पास। इसको थोड़ा छोटा कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास इतने तरीके की डेट्स होती हैं, ठीक है। रिसीविंग की अगर यहाँ पर परचेस है तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, सीधी सी चीज, ऐसी डेट जब पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो हमने 1/4 को सेल किया किसी को सामान, इफेक्टिव डेट उसकी क्या है, मान के चलिए 10/4, ये उसकी इफेक्टिव डेट है। अब बात आती है व्हाट इज ट्रांजेक्शन डेट एंड व्हाट इज इफेक्टिव डेट। इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेट एंड इट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेट। देखो क्या होता है, जरूरी नहीं है जिस दिन हमने बिल बनाया है कस्टमर तक उस दिन माल पहुंच गया है ना। जैसे हम ऑनलाइन वगैरह कोई चीज मंगाते हैं तो हमारी जो बिलिंग हो जाती है वो तो पहली डेट पे हो जाती है, पर हमें सामान मिलता है 4-5 दिन बाद, है ना। तो ऐसा अगर हुआ कि कोई कस्टमर है जिसको हमने सामान बेचा 1/4 को, बिल बनाया 1/4 को, पर सामान पहुंचते पहुंचते उसके पास हो गए 10 दिन लग गए, तो उसका इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करेंगे, 1/4 से करेंगे क्या या 10/4 से करेंगे, 10/4 से करेंगे ना। अगर मैं 1/4 से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो वो गलत चीज है, मैं उसका इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करूंगा, 10/4 से, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स में अंतर होता है। मतलब ट्रांजेक्शन डेट जिस डेट पर बिलिंग होती है उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन डेट, और इफेक्टिव डेट मतलब जब सामने वाले को सामान रिसीव हो जाती है, मतलब डिलीवरी डेट, ऐसा कह सकते हो आप कि जिस डेट पर डिलीवरी होती है उसको कहते हैं इफेक्टिव डेट, है ना। ये हो गया इफेक्टिव डेट। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब क्रेडिट पीरियड क्या होता है, क्रेडिट पीरियड मतलब उसको छूट दे देना कि इतने समय तक अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, इतने समय के बीच में आपने अगर इंटरेस्ट दे दिया तो आपको ब्याज नहीं लगेगा, पर अगर ये इसके पार होगा तो आप पे इंटरेस्ट लगना चालू होगा। तो जैसे मान के चलो इसको मैंने 30 दिन का समय दिया, कैसे देंगे वो मैं बताऊंगा। तो 30 दिन बाद अगर 1/4 को ट्रांजेक्शन हुआ है तो 30 दिन कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे, 30/4 को, इस डेट पे खत्म हो जाएंगे 30 दिन, क्योंकि मैंने उससे कितना पीरियड दिया है, क्रेडिट कितना पीरियड दिया, 30, कि अगर आप 30 दिन के अंदर पैसे दे देते हैं तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो वाली जो डेट होती है उसे कहते हैं क्रेडिट पीरियड, जो छूट देते हैं हम कि इसके बाद ही इंटरेस्ट लगेगा, उससे पहले इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उस डेट को कहते हैं क्रेडिट पीरियड। अब देखो, अब कोई हमारे कस्टमर होते हैं जो कि हमारे पहचान के होते हैं, तो उनको हम 10 दिन और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। ये तो हो गया डिफॉल्ट, एक बार सेट कर दिया तो हमेशा के लिए सेट हो गया। कौन सा वाला, क्रेडिट पीरियड वाला, ये हमेशा के लिए सेट हो गया, एक बार सेट कर दिया तो ये हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। पर पास्ट ड्यू डेट होता है एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज जो हम उसे देते हैं,
मतलब अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो मान के चलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा डेट्स दे दिए 10 एक्स्ट्रा डेज दे दिए, तो मतलब इसकी जो डेट होगी वो कब खत्म होगी, वो होगी, मतलब इसकी जो डेट होगी वो होगी 1, अगर इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हो जाएगी, मतलब 30/4 के बाद 10 दिन आगे, तो मतलब 10/5 ये होगी हमारी डेट। डन, इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो ये होगी हमारी डेट। तो जो एक्स्ट्रा डेट देते हैं हम, वो कहलाती है हमारी पास ड्यू डेट। मतलब किसी भी कस्टमर को या रिसीवर को, कस्टमर या सप्लायर दोनों को ही हम एक्स्ट्रा जो दिन देते हैं क्रेडिट पीरियड के अलावा, क्रेडिट पीरियड फिक्स होता है, ठीक है, 30 दिन यानी 30 दिन, उसके बाद लगेगा, पर एक्स्ट्रा और देना चाहता हूँ बिलिंग करते समय, तो मैं उसको कहता हूँ पास ड्यू डेट। और जब वो मुझे पेमेंट करने आएगा वो डेट कहलाती है, मान के चलो वो 1 जुलाई को पेमेंट करने आया, मतलब मुझे पैसे कब मिल रहे हैं, 1/7 को मिल रहा है। तो ये जो डेट होती है ये रिसीविंग डेट होती है सेल के आधार पर। परचेस का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे परचेस और यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेल का लिया है, तो आप लोग समझे बीच की डेट सेम होती है। इसे कहते हैं ट्रांजेक्शन डेट, इसे कहते हैं इफेक्टिव डेट, इसे कहते हैं फिक्स डेट, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा डेज, और इसे कहते हैं जब हम पैसे रिसीव या पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो वाली डेट ये होती है। तो यहाँ पर ये 4-5 तरह की ये हमारी टाइमलाइन होती है एक तरह से, ठीक है। तो अब ये चारों ऑप्शन इन्हीं टाइमलाइन के आधार पर यूज होते हैं। अब पहली बात करते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कब यूज होता है। अगर हम इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उठाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इंटरेस्ट लगाते समय इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लगाएंगे तो कहां से कहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10/4 से लेके 1/7 तक का, जब वो मुझे पेमेंट करने आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट माना जाएगा वो कब से कब तक का माना जाएगा, 10/4 से लेके 1/7। तो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि वो इफेक्टिव डेट से अप्लाई हो, तो आप क्या उठाएं, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप क्या उठाएंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट कभी कभी होता है इफेक्टिव डेट दी नहीं होती, क्योंकि ट्रांजेक्शन डेट और इफेक्टिव डेट दोनों सेम होती हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इफेक्टिव डेट और ट्रांजेक्शन डेट क्या होती है, सेम होती हैं। तो क्या होगा, तो अब ये सिचुएशन तब बनेगी जब इफेक्टिव डेट गिवन हो। बट अगर इफेक्टिव डेट नहीं दी होती तो इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट करेगा, 1/4 से, 1/4 से लेके 1/7 तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता है कैलकुलेट कर लेगा। ये कब आएगा, इफेक्टिव डेट नॉट गिवन। अगर इफेक्टिव डेट नहीं दी होगी तो, अगर इफेक्टिव डेट दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं दी होगी तो 1/4 से ही लगाएगा वो इंटरेस्ट। मतलब ये ऑप्शन 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, पर फिर से मैं एक बार ज्वाइन करूंगा। चलो अभी देखो, जब तक खत्म नहीं होती, डिस्कनेक्ट होगी, 5 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दो तरह से काम करता है, 1/4 से लेके 1/7 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, या 10/4 से लेके 1/7 तक का करना हो। अगर इफेक्टिव डेट दी है तो इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट होगा, इफेक्टिव डेट से लेके जब पैसा देने वो आया उस डेट तक का इंटरेस्ट, ठीक है। पर अगर इफेक्टिव डेट नहीं दी है, अगर इफेक्टिव डेट ये वाली डेट नहीं दी है, तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा, यहां से लेके यहां तक। डन। तो पहला ऑप्शन समझ में आएगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इंटरेस्ट कहां से लगना चालू होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये चीजें बताई। चलिए दूसरा देखते हैं, ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस कब काम करता है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस, कंट्रोल व्यू किसी एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलो 1/4 को किया, तो ड्यू डेट क्या है उसकी, ये क्रेडिट पीरियड से लेके 1/7 तक पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो क्रेडिट पीरियड, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो है 30/4, 30/4 से लेके 1/7 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अगर आप कौन सा ऑप्शन उठाते हो, ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस, ठीक है। अगर आप ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस उठाओगे तो कहां से कहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, 30/4 से लेके
एक साथ, एक 4 से कैलकुलेट नहीं करेगा, 10 4 से कैलकुलेट नहीं करेगा, कैलकुलेशन कहां से चालू होगी, 30 4 से, और जब वो पैसे देने आया उस डेट तक का। ठीक है। तीसरा जो होता है हमारे पास डेट ऑफ एप्लीकेबल। अब ये बताइए कहां से कहां तक लगेगा, डेट ऑफ एप्लीकेबल होगा पास ड्यू डेट से लेके रिसीविंग, मतलब 10/5 से लेके 1 साल। तो डेट ऑफ एप्लीकेबल जो होगा, इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट होगा, 10/5 से लेके 1 साल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, पूरा नहीं कैलकुलेट करेगा। तो डेट ऑफ एप्लीकेबल कब यूज करते हैं, जब हमें इंटरेस्ट लगाना हो पास ड्यू डेट से लेके यहां तक का। डन। स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री, ये थोड़ा सबसे अलग चलता है, ये टाइमलाइन से मैच नहीं करता। अब इसको भी समझ लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है, फिर इसके बाद मीटिंग एंड करके एक नई मीटिंग क्रिएट करते हैं, 5 मिनट बाद ज्वाइन होते हैं। स्कोर समझ लेते हैं। स्पेसिफिक डेट, देखो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी मैं डेट स्पेसिफाई कर दूंगा कि इसका जो इंटरेस्ट लगे वो 1/5 से लगना चालू हो और इससे केवल 1 साल तक का ही इंटरेस्ट लिया जाए। ठीक है। तो जो 1/5 से लेके, ये दोनों ही डेट मैं दूंगा, कंप्यूटर नहीं देगा, ये दोनों ही मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन के समय। ठीक है। तो 1/5 से लेके 1 साल तक मैं चाहता हूं कि इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वही लिया जाए। ठीक है। बट अगर सामने वाला पेमेंट करने आया, मान के चलो 1 अक्टूबर को, 1/10 को पैसा देने आया, ये कब की डेट है, पेमेंट की डेट है या रिसीविंग की डेट है, मान के चलो, तो रिसीविंग के हिसाब से ही ले लेते हैं, रिसीव डेट है। तो ये मुझे पैसे देने आया कब, 1/10 को। तो इंटरेस्ट कब से लगाना, केवल मैं चाहता हूं कि वो केवल इतने ही पीरियड का इंटरेस्ट दे, बाकी अगर वो इससे लेट आता है तो उसे इंटरेस्ट ना देना पड़े। अगर उसने ट्रांजेक्शन किया है 1/4 को, ट्रांजेक्शन उसकी जो बिल बना है वो 1/4 को बना है, 1/4 को बना है, और मैंने कैलकुलेट किया 1/5 से 1 साल। ठीक है। तो चाहे वो अगर वो 1/5 से पहले दे देगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। बट अगर वो 1/5 से 1 साल के बीच में कभी भी पेमेंट करेगा तो उसको इतने दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। जो इनके बीच में जो करंट डेज होते हैं, केवल उतने का ही ब्याज देना है, चाहे वो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद पेमेंट करे या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में। तो एक स्पेसिफिक डेट पर ही ब्याज कैलकुलेट जब हमें करना होता है, तब हम क्या उठाते हैं, स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री। तो यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन मेथड्स होती हैं हमारे पास। पहला होता है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब हमें परचेस डेट से या सेल डेट से जब वो पैसे देने आया उस तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये वाला ऑप्शन उठाएंगे। अगर हमें क्रेडिट पीरियड से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो दूसरा वाला। अगर हमें पास ड्यू डेट से लेके रिसीव करना है तो डेट ऑफ एप्लीकेबल, और हमें खुद डेट स्पेसिफाई करनी है कि इस डेट से लेके इस डेट तक ही वो ब्याज दे, उससे बाद ब्याज ना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री। ठीक है। तो स्पेसिफाई डेट ड्यूरिंग एंट्री। तो ये 4 मेथड्स होती हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चारों के एग्जांपल लिख दी, इस एग्जांपल से आप समझ जाना कि ये चारों किस तरह काम करते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमसे पूछता है, ये तो हो गया कैलकुलेशन मेथड। ठीक है। कैलकुलेशन मेथड के बाद जो हमसे वो अगली चीज पूछता है, लास्ट चीज, वो होती है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझ लें। राउंडिंग मेथड, तो यहां पर राउंडिंग मेथड जो होती है, पहली होती है नॉट एप्लीकेबल, कोई राउंडिंग मेथड ना लगाए, राउंड फिगर करना, राउंडिंग कहते हैं उसको। अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड डाउनवर्ड राउंडिंग, और एक होता है नॉर्मल राउंडिंग। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल अंतर है। देखो, नॉट एप्लीकेबल बाद में डिस्कस करते हैं। पहला होता है अपवर्ड राउंडिंग। मान के चलो इंटरेस्ट बना हमारा, इंटरेस्ट बन गया, मान के चलो हम एक अमाउंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि चाहे 5 से ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो 17 को 18 कर देगा। बट अगर ऐसा है तो वो नीचे जाएगा, मतलब 17 कर देगा। और 17 रुपए 34 पैसे है तो 17 कर देगा, पर 17 रुपए 67 पैसे है तो 18 कर देगा। उसे कहते हैं नॉर्मल तरीके से चलो। और नॉट एप्लीकेबल मतलब राउंडिंग करो ही मत। नॉट एप्लीकेबल, जैसा ब्याज बन रहा है वैसे ही दिखा दो, है ना। तो नॉट परफॉर्म राउंडिंग, राउंडिंग परफॉर्म ना करें। ठीक, इतनी चीजें इंटरेस्ट कैलकुलेशन में पूछी जाती है। ठीक है, चलो मीटिंग स्टॉप करते हैं। 5 मिनट बाद फिर से मैं ज्वाइन का मैसेज भेजूंगा, फिर से आप लोग ज्वाइन करें।